हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पॉल एंड यू आर वाचिंग संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। सो वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। तो हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ रहे थे। बेसिक मैथ के नाम पर ऑलरेडी 5 वीडियोस मिल चुके हैं। उसके बाद हमने वेक्टर स्टार्ट किया था और वेक्टर में हमने एडिशन रूल, ट्राइंगल रूल सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन एक टॉपिक जो आपको बचा हुआ है, जो आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला है 11th में भी और 12th में भी, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के जो तरीके हैं उसको हम सीखने वाले हैं, आज स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में आई थिंक पूरा कवर नहीं हो पाएगा, इसका 2 वीडियोस हम बनाएंगे। क्यों, उसके पीछे कारण आप समझ पाएंगे। देखिएगा, हमने हेडिंग लगाया है वेक्टर प्रोडक्ट। ये लिखना ही गलत है, ये लिखना ही गलत है कि 2 वेक्टर्स को प्रोडक्ट करने के 2 तरीके हैं। असल में हमें ऐसा लिखना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। जब आप 2 वेक्टर्स को प्रोडक्ट करते हैं, मान लीजिए आपके पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर आपको ए वेक्टर दिख रहा है, एक वेक्टर आपको बी वेक्टर दिख रहा है। इन दोनों को आपको क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। तो इनका प्रोडक्ट करने के 2 तरीके होंगे। कौन सा 2 तरीका है? एक तरीका यहां लिख रहे हैं हम। एक तरीका क्या होगा ना, स्केलर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरा जो तरीका होगा वो होगा वेक्टर प्रोडक्ट। सर समझ में नहीं आया, समझाए ही नहीं। अभी समझाए कहां है? सुनो ध्यान से। कभी भी 2 वेक्टर को आप प्रोडक्ट करेंगे और रिजल्टेंट जो आएगा, जो नया वेक्टर बनेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, अगर आप चाहते हैं कि वो एक नया वेक्टर बने तो वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं क्या बन जाए, स्केलर बन जाए, तो आप क्या करेंगे? स्केलर प्रोडक्ट करेंगे। तो दोनों का तरीका अलग है। माने इन दोनों का प्रोडक्ट जब करेंगे ना, तो आप अगर रिजल्टेंट जो चाहते हैं, बात को समझिएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद मान के चलिए एक रिजल्टेंट आ रहा आर। क्लियर है कि नहीं? आप क्या चाहते हैं? ये जो रिजल्टेंट आया है सिर्फ स्केलर रहे, तो आप स्केलर प्रोडक्ट करेंगे। और आप चाहते हैं जो रिजल्टेंट आया है नहीं वो भी वेक्टर हो, तो आप क्या करेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। समझ में आ रहा पहला बात? ठीक है सर। तो इसका प्रोडक्ट करने के 2 तरीके हैं, एक है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, स्केलर प्रोडक्ट को लिखने का यह तरीका है, ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और प्रोडक्ट वेक्टर को लिखने का तरीका है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा हुआ तो आप समझ जाइएगा क्या कर रहे हैं, आप स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं। इससे जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी आएगा, उसका डायरेक्शन वगैरह नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्रॉस लिख रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा, जो एक नया रिजल्ट आ रहा है वो भी खुद क्या होने वाला है? वेक्टर होने वाला है। क्लियर है कि नहीं? तो जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, इसका एक और नाम यहां से बन जा रहा है। देखिए बीच में क्या है? डॉट है, तो आप इसे क्या कह सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? और इन 2 वेक्टर्स के बीच में क्रॉस है, तो इसका एक और नाम बन जाता है, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? अलग अलग बुक में अलग अलग चीज लिखते हैं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मतलब स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ही क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब ही क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है कि नहीं है? बोलिए क्लियर है कि नहीं है? चलो ठीक है सर। आज जो हम कवर करने वाले हैं वीडियो में, वो आज हम कवर करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट, कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे करना है। एक सेपरेट वीडियो मिलेगा आपको वेक्टर प्रोडक्ट के लिए। क्लियर है कि नहीं? यहां हम इंट्रो दे दिए कि प्रोडक्ट कैसे होता है, तो नहीं पता अभी तक, हमें नहीं पता है। हमने ये सीखा कि प्रोडक्ट करने के 2 तरीके हैं, एक होगा स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होगा वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर है कि नहीं? इसका क्या रिजल्ट आएगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे आज का वीडियो में, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो वेक्टर प्रोडक्ट पे आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा स्केलर प्रोडक्ट। अब ध्यान दीजिए, स्केलर प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं 2 वेक्टर्स का, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। डेफिनेशन लिखा हुआ है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन पढ़ देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लेट आपके पास 2 वेक्टर्स है, कि मान के चलिए ये रहा एक वेक्टर, ये है आपका ए वेक्टर, और ये रहा एक वेक्टर दैट इज बी वेक्टर। क्लियर है? ओरिजिन दोनों का क्या है? सेम है। क्लियर है?
एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, तो हम मान लेते हैं कितना है, थीटा है। क्लियर है कि नहीं? आपको क्या करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेट सपोज कि जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड को आप क्या लिख रहे हैं, ए, और बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड को भी आप क्या लिख रहे हैं, ओनली बी। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में आता है ना, कितना। क्लियर है? ए वेक्टर कितना है, ए है, बी वेक्टर कितना है, बी है। तो हम लिखेंगे यहां पे क्या ना, स्केलर प्रोडक्ट, या फिर डायरेक्टली अगर हम समझाएं आपको कि स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर का, ऐसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। लिखने का तरीका यह होगा कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होने वाला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दैट इज बी, और उसके बीच क्या लिखना है, कॉस, और इन दोनों के बीच का एंगल लिखना है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। यह है आपका लिखने का तरीका। और ये जो चीज निकला है बच्चा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो चीज निकला है वो क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है, नाम ही क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। जो रिजल्ट आया है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से भरा हुआ, ध्यान दीजिएगा। ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बी, और कॉस थीटा हमेशा मैग्नीट्यूड ही होता है, उसका डायरेक्शन नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं है? कॉस थीटा हो, साइन थीटा हो, टेन थीटा हो, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो स्केलर होता है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? तो सभी के पास क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब क्या है, स्केलर है, डायरेक्शन नहीं है। तो जो रिजल्ट आया वो खुद क्या है, स्केलर होना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब डेफिनेशन को पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को क्या कह सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, ऑफ टू वेक्टर्स, कौन सा दो वेक्टर है, ए और बी, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स विथ कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, विथ कोसाइन, कॉस के साथ आपको क्या लिखना है, एंगल बिटवीन देम, दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है क्या है, यहां पे थीटा है, तो हमने क्या लिख दिया, थीटा लिख दिया। बोलिए समझ में आ रहा है? अभी आपको क्या याद करना है कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। और ए और बी यहां पर क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलिए क्लियर है? क्लियर है? तो इनके जो जो और भी प्रॉपर्टीज जरूरत पड़ेंगे हमें आगे, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के। क्या लिखा हुआ है यहां पे, पहला प्रॉपर्टी, इट इज ऑलवेज अ स्केलर, थोड़ा देर पहले ही बता चुके हैं। स्केलर प्रोडक्ट करेंगे मतलब डॉट प्रोडक्ट अगर करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, स्केलर आएगा, विच इज पॉजिटिव इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज एक्यूट एंड नेगेटिव इफ द एंगल बिटवीन देम इज ऑब्ट्यूज। मतलब समझिए, जो थीटा था ना, वो थीटा अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहे, क्लियर है कि नहीं, तो जो प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी का जो रिजल्ट होगा, ए डॉट बी का जो रिजल्ट होगा वो क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर एंगल क्या हो जाए, ऑब्ट्यूज हो जाए, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो जाए, तो आप क्या कहेंगे, ए डॉट बी का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आने वाला है, आपका नेगेटिव आने वाला है। आप खुद ही समझ जाएंगे जब क्वेश्चंस कराएंगे। तो फिलहाल आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं इस चीज को। क्लियर है कि नहीं? एज अ प्रॉपर्टी। बाकी हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको नेगेटिव ऑटोमेटिक आएगा। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट लिखा हुआ है इट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप इसे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? अगर ए डॉट बी है तो आप उस चीज को क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए। यहीं पे हम क्लियर कर देते हैं, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे ना तो ए क्रॉस बी पढ़ेंगे और ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, दोनों का रिजल्ट अलग आता है। क्लियर है कि नहीं? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर लिखने के लिए बोले डिफरेंस ना, तो डिफरेंस भी यहां से क्रिएट हो रहा है धीरे धीरे। क्लियर है कि नहीं? ये कॉम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हो सकता है। हम अभी आपको प्रूफ करके दिखाएंगे थोड़ा देर में। क्लियर है? इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, इसके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होता है। मतलब देखिए, अगर तीन वेक्टर है आपके पास, मान लीजिए ए वेक्टर इस तरह से अगर लिखे हम, 1 सेकेंड,
अगर इस तरह से लिखें कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है कि नहीं, ऐसा लिखा हुआ। इसको और क्या तरीका से लिख सकते हैं, तो इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है, ए डॉट बी और फिर बीच में क्या हो जाएगा प्लस, फिर ए डॉट सी। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऐसा क्रॉस में नहीं कर सकते आप, क्लियर है कि नहीं है। तो ए डॉट बी प्लस सी अगर है तो अलग अलग डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं आप, ए को बी के साथ, फिर ए को सी के साथ, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, अगर यहां माइनस रहे तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं है। आगे बात करते हैं, तीन प्रॉपर्टी हो गया। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स अगर कभी निकालना पड़े आपको मजबूरी से, तो जैसे कि हम जानते हैं क्या है ना, ए डॉट बी क्या होता है ना सर, अभी पढ़े, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं। तो आप क्या यहां से कॉस थीटा निकाल सकते हैं, हाँ सर, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड में ए इंटू बी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और एंगल का अगर हम बात करें तो एंगल क्या था, थीटा, तो थीटा को यहां रहने दीजिए, कॉस उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स, और यहां पे क्या बन जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ए बी। क्लियर है कि नहीं। कभी कभी एंगल निकालने के लिए बोल दे और आपको डॉट प्रोडक्ट दे दे और दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप कर लें, मतलब मैग्नीट्यूड का, दोनों वेक्टर्स का मोड का, मतलब मैग्नीट्यूड का, तो आपको आसानी से जो है थीटा मिल जाएगा यहां से। तो यहां पे हमने लिखा था एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स, आप आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। आपको सीधा ये याद रखना है, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा भी निकालेंगे तो थीटा भी निकल जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन कॉस थीटा इज मैक्सिमम। देखिए ध्यान से, समझते चलिए, देखिए ध्यान से। मान लीजिए दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा। कहा जा रहा है कि ये मैक्सिमम कब होगा, ए डॉट बी, ये क्या ना मैक्सिमम कब होगा। तो ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बी है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हो आप। कर क्या सकते हो, एंगल्स में फेरबदल कर सकते हो, जो भी कर सकते हो। तो कह रहा है कि जब कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा उस समय ए डॉट बी का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, तो आप बोलेंगे कि सर कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है ना, उसका रेंज क्या होता है ना सर, -1 से 1 तक होता है। बोलो हाँ कि ना, समझ में आ रहा है। कॉस थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, -1 से 1 तक। आप ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं, इवन फिजिक्स में पढ़ाए हैं हम आपको, बेसिक मैथ्स में। तो मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा का क्या है, 1 है। क्लियर है कि नहीं। तो यहां पे अगर लिखा हो व्हेन cos थीटा इक्वल टू मैक्सिमम, तो आप कह सकते हैं यहां पे 1 लिख सकते हैं कि cos थीटा मैक्सिमम क्या है, 1 ही है, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। ये cos थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। और एंगल इस सिचुएशन में कब होगा, क्या होगा बता सकते हैं। अरे cos थीटा 1 कब होता है यार, जब थीटा 0 डिग्री होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। यस और नो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर है। तो यही समझाना चाह रहा है कि जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, या कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाए, तो जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। मतलब ए डॉट बी मैक्सिमम कभी भी निकालने के लिए बोला जाए, आप सीधा सीधी ए इंटू बी कर दीजिएगा, मैग्नीट्यूड्स को प्रोडक्ट कर दीजिएगा, बस बात खत्म, और कुछ नहीं करना है। इसका मतलब यहां ये है कि यहां पे जो वेक्टर है ए वेक्टर और ये जो बी वेक्टर है, दोनों ही क्या होगा, दोनों ही एक ही तरफ होगा, पैरेलल वेक्टर्स होंगे। यस और नो। दोनों के बीच का एंगल क्या है, कुछ नहीं, मतलब 0 डिग्री। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर्स है। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। जब दो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, इसका मतलब यह है कि दोनों का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अलग अलग तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि व्हेन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम, तो जब दो वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, तब मैक्सिमम होता है। या दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। या cos थीटा क्या होता है, मैक्सिमम, दैट इज 1 होता है। अलग अलग एंगल से आप समझ सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। अब आपका डाउट क्लियर हुआ। cos थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नाउ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मिनिमम व्हेन cos थीटा इज मिनिमम। तो cos थीटा मिनिमम कब होगा, आपको यहां दिख रहा है -1, लेकिन -1 अगर कर दीजिएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, चलो एक बार करके देखो ध्यान से।
हम कह रहे हैं ए डॉट बी मिनिमम कब होगा? मिनिमम कब होगा? जब कॉस थीटा मिनिमम होगा। और कॉस थीटा मिनिमम कब होगा भाई? मिनिमम वैल्यू यहां क्या कितना दिख रहा है? अगर -1 है मिनिमम वैल्यू तो थीटा कितना होना चाहिए भाई? कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। 180 डिग्री का मतलब क्या है कि एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर उसके ऑपोजिट साइड में है। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। समझ में आ रहा है? इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? इसको अगर जीरो करना है तो क्या करेंगे? इसको जीरो कैसे किया जा सकता है? ये तो मिनिमम हो जाएगा, चलिए ठीक है। cos थीटा इक्वल टू मिनिमम कब होता है? -1 में। -1 कब आएगा cos थीटा का वैल्यू? जब थीटा 180 डिग्री होगा। और अगर हम यहां पर 180 डिग्री बैठाएं, cos 180 डिग्री का वैल्यू -1, दैट इज क्या आ जाएगा यहां पे? -AB। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। समझ में आ रहा है? ए डॉट बी का जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होता है? -AB होता है। और दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं यहां पे? एंटी पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर है कि नहीं है? हम आपसे यहां पे सिंपल एक चीज पूछ रहे हैं जो यहां पे अलग से आप नोट कर लेंगे। इस पॉइंट को हम अभी, चलो इस पॉइंट को पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। आपको जो मटेरियल मिला हुआ है उसमें थोड़ा ये लाइन गलत लिखा हुआ है, वहां पे ठीक कर लीजिएगा, 0 किया हुआ है। ठीक है, ये -1 होगा। आगे बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से यहां पे। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय इटसेल्फ इज टर्म्ड एज सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। किसी एक वेक्टर को अगर उसी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब यहां पे ये कर रहे हैं आप कि ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ ही आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, मतलब स्क्वायर कर रहे हैं। बोलने का मतलब ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ ही डॉट कर रहे हैं यार। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। अरे ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ, बी वेक्टर को बी वेक्टर के साथ, एनी वेक्टर को एनी वेक्टर के साथ, मतलब उसी के साथ, तो इसको क्या बोल देंगे? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कह देंगे। इसका रिजल्ट क्या आएगा? चेक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका रिजल्ट क्या आएगा? इंपॉर्टेंट है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर ए है, फिर से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर ए है, और आगे क्या लिखने वाले हैं हम? cos थीटा। तो ए और ए के बीच का एंगल क्या होगा? अरे ए का एंगल ए के साथ ही कुछ नहीं होता है ना, तो यहां क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा? a इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जब कोई भी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो क्या आंसर आता है? सिंपल, उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सिंपल। क्लियर है कि नहीं है? बोलिए, समझ में आ गया है? क्लियर है? यहां लिखा हुआ था द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय इटसेल्फ इज टर्म्ड एज सेल्फ डॉट प्रोडक्ट एंड इज गिवन बाय, इस तरह से हम इस चीज को लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? कोई वेक्टर को सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? जो हमारा डेफिनेशन है क्या कहता है? इसका मैग्नीट्यूड लिखिए, फिर इसका मैग्नीट्यूड लिखिए, फिर cos थीटा लिखिए। और थीटा क्या है? दोनों के बीच का एंगल। ए का एंगल ए के साथ क्या हो सकता है? 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होता है। a इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलिए, क्लियर है? अब सवाल यह है मेरा कि ए डॉट बी, दो वेक्टर है मान लीजिए, ए वेक्टर है और एक वेक्टर है बी वेक्टर, दोनों का प्रोडक्ट हम कर रहे हैं। ये 0 कब आएगा? क्या है? कब आएगा? जब 90 डिग्री होगा। जब एक वेक्टर, मान लीजिए ये ए वेक्टर है और एक वेक्टर ये बी वेक्टर है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहां पे क्या लिखना होगा ना सर? ए बी cos थीटा की जगह 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां एक एक्स्ट्रा बात भी हम आपको क्लियर करते हुए चल रहे हैं कि कभी भी दो वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। बोलिए, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? दोनों का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। कब होता है? जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो। बोलिए, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर एन कैप, हमने एक यूनिट वेक्टर मान लिया एन कैप। अगर हम यहां पे एन कैप का डॉट प्रोडक्ट करें एन कैप के साथ तो क्या होगा? सर एन कैप का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। यूनिट वेक्टर, व्हाट इज यूनिट वेक्टर?
यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, नाम ही है यूनिट, यूनिट मतलब 1। क्लियर है कि नहीं? मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। तो इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है 1 और इसका भी मैग्नीट्यूड हमें पता है 1, और इन दोनों के बीच का एंगल के साथ कॉस लिखना होता है। तो n के साथ n का एंगल क्या है भाई? 0 डिग्री। सेम के साथ सेम का एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अब सुनो ध्यान से, हम यहां पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होता है? एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप और जेड डायरेक्शन में के कैप। क्लियर है कि नहीं? तो एक काम करते हैं, आई कैप को आई कैप के साथ प्रोडक्ट करते हैं, यहां पे थोड़ा स्पेस लेके करते हैं। आई कैप को आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जे कैप को जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे और के कैप को के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। क्या आएगा रिजल्ट बताओ ना सर? आई कैप का मैग्नीट्यूड, अरे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, तो 1 इंटू फिर से इसका 1 और कॉस क्या लिखेंगे? आई और आई के बीच का एंगल नथिंग, दैट इज 0। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। भाई साहब इसमें भी वही आएगा, भाई साहब इसमें भी वही आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? याद रहेगा, आई डॉट आई एंड जे डॉट जे एंड के डॉट के इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? आई के साथ आई का डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस के बारे में बिल्कुल बात नहीं हो रहा है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, शुरू में ही बात हमने किया है। यहां पे डॉट प्रोडक्ट की बात चल रहा है, तो आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के का रिजल्ट क्या आने वाला है? हमेशा 1 आने वाला है। क्लियर? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां हमने वही चीज लिखा, इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई जे के। अब तेरा मन इस तरह से नहीं है, तेरा मन ये है कि नहीं सर आई के साथ ना जे का प्रोडक्ट बताओ जरा। आई के साथ आई का नहीं, आई के साथ जे का प्रोडक्ट बताओ। तो क्या करोगे? आई का मैग्नीट्यूड 1 और जे का मैग्नीट्यूड भी 1 और कॉस क्या लिखेंगे? आई और जे के बीच का एंगल कितना होता है? आई मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, जे मतलब वाई एक्सिस की तरफ। कितना एंगल होता है दोनों के बीच में? 90 डिग्री। तो यहां पे आप क्या लिखने जा रहे हैं? कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू 0, तो पूरा का वैल्यू क्या आ गया? 0। सिमिलरली आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई या आई डॉट के, फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा? हमेशा 0 होगा। बोलो याद रहेगा? आप बोलेंगे सर क्या के डॉट आई को आई डॉट के लिख सकते हैं? तो थोड़ा देर पहले ही हमने बोला था ये कॉम्यूटेटिव होता है कि ए डॉट बी को क्या लिखा जा सकता है? बी डॉट ए। इसका मतलब यहां के डॉट आई लिखिए या आई डॉट के लिखिए, बात बराबर है। आंसर क्या आने वाला है? 0। बोलिए सेम समझ में आया है? यहां पर यह बात पहले से याद रखो कि आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो या के डॉट के हो, क्या आंसर आएगा? 1। बट अगर आई के साथ किसी का भी प्रोडक्ट कर दो आप, आई के साथ आई का नहीं, आई के साथ जे का करो या आई के साथ के का करो, आंसर क्या आएगा? 0। जे के साथ के का करो या जे के साथ आई का करो, आंसर आएगा 0। उसी तरह के साथ आई का करो या के साथ जे का करो, क्या आएगा? आंसर 0। क्लियर है कि नहीं है? एक बार हमने ये बात करा दिया, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना वहां पे ये सब बात नहीं करेंगे, वहां डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर हमको कहीं भी दिख गया आई डॉट जे, फट से 0 लिखने वाले हैं हम। कहीं भी हमको आई डॉट आई दिख गया तो हम क्या लिखने वाले हैं? 1 लिखने वाले हैं। तो वहां पे मत पूछिएगा भाई। क्लियर है कि नहीं है? तो ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्लास करना जरूरी होता है। आगे बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। सुनिए, अगर कंपोनेंट के टर्म पे दिया हुआ, मतलब क्या ना, मान लीजिए ए वेक्टर इस तरह से आपको दिया हुआ है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस तरह से दिया हुआ पोजीशन वेक्टर। याद आ रहा है? इस तरह से पोजीशन वेक्टर है। और एक वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर, जो कि क्या लिखा हुआ है? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जेड जे कैप प्लस बी जेड के कैप। क्लियर है? इस तरह कंपोनेंट्स में ये बटे हुए हैं, पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। और आपको बोल दिया गया बच्चा कि ए डॉट बी निकाल के बताओ फटाक से, तो तू कुछ नहीं करना है तुमको। क्या करना होगा? क्या करना होगा? सिंपल, ए एक्स बी एक्स मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, बस आंसर आ जाएगा। तेरे मन में ये सवाल उठेगा, हो सकता है सर कैसे आया, तो हम इसका ऑपरेशन करके आपको दिखा देते हैं, यही आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन आपको डायरेक्ट यही याद करना है, इसलिए डायरेक्ट बता रही चीज। क्लियर है कि नहीं? कुछ नहीं करना है। प्रोडक्ट अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, आई के पहले जो है आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जे के पहले जो है आपस में मल्टीप्लाई कर दो और के पहले जो है आपस में मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा? आंसर आ जाएगा।
सबको ऐड कर दो। क्लियर है, समझ में आ गया है? हाँ ध्यान रखिएगा यहां प्लस है और अगर यहां माइनस है तो प्लस माइनस माइनस लिखना है। फिलहाल प्लस प्लस था, सब जगह प्लस लिखा है। चलिए इसको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सिखाते हैं, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है तो आप ए वेक्टर को ये लिख रहे हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं आप किसके साथ ना, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ध्यान दीजिएगा, आप अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे आप, ध्यान देखिए, ए एक्स आई कैप इंटू बी एक्स आई कैप, ध्यान दो, ए एक्स आई कैप इंटू बी एक्स आई कैप, तो आई कैप इंटू आई कैप, सॉरी इंटू नहीं डॉट बोलना चाहिए, यहां बीच में क्या है, डॉट है। आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई 1 होता है, लिखेंगे नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ध्यान से देख। अब फिर से क्या करना होता, तुम इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या करेगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या आ जाएगा, ए एक्स बी वाई, और साथ में क्या आएगा, आई कैप डॉट जे कैप, और आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है रे, 0 होता है, धड़ाक से 0। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर से तुम क्या करेगा, ए एक्स के साथ इसका मल्टीप्लाई करेगा, तो ए एक्स और बी जेड आएगा, लेकिन साथ में क्या आएगा, आई कैप डॉट के कैप, और आई कैप डॉट के कैप या के कैप डॉट आई कैप क्या आता है, 0 आता है, तो वो टर्म भी गया 0। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बचा क्या, सिर्फ यही बचा, तो यहां लिखा हुआ है सिर्फ। क्लियर है कि नहीं है? साथ में आई डॉट आई है, आई डॉट आई का वैल्यू 1 होता है, हमने पुट कर दिया है। सिमिलरली आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिएगा ए वाई जे कैप और बी एक्स आई कैप, अरे जे डॉट आई क्या होगा, 0, आई डॉट जे या जे डॉट आई क्या होगा, 0, छोड़ दीजिए। तो यहां पे क्या बच रहा, ए वाई जे कैप और बी वाई जे कैप, तो यहां पे लिखेंगे क्या, ए वाई और बी वाई, जे डॉट जे 1 होता है, इसीलिए 0 नहीं है तो लिखना पड़ा। सिमिलरली जब आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिएगा तो भी क्या हो जाएगा, जे डॉट के 0। सिमिलरली आप यहां देखिए, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो के डॉट आई 0, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो के डॉट जे 0, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहां पे ए जेड और बी जेड आ जाएगा, और के डॉट के का वैल्यू होता है 1। बोलिए समझ में आया, कैसे आया? तो हम आपको डायरेक्ट यहां लिख दिए थे, समझ में आ रहा है? आप परेशान नहीं होंगे और डायरेक्ट लिखेंगे इस चीज को, वहां इतना ज्यादा करेंगे नहीं, आपको पता होना चाहिए आई डॉट आई सिर्फ 1 होता है, आई डॉट जे करेंगे या के करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, तो आपको उतना परेशान होना है ही नहीं। बोलिए क्लियर है, समझ में आ गया है? तो प्रॉपर्टीज आपका यहीं पे समाप्त होता है, कुछ एग्जांपल्स हम यहां पे देंगे, ध्यान। तो जैसे कि मैंने बताया, एक एग्जांपल के साथ इस चीज को, स्केलर प्रोडक्ट को या डॉट प्रोडक्ट को समझते हैं। देखिएगा, आपने क्लास 9 में पढ़ा है इस चीज को, क्या पढ़ा है, वर्क, क्या पढ़ा है, वर्क। व्हाट इज वर्क? वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इस तरह से पढ़े थे आप। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। इसीलिए वर्क को आपने इस तरह से पढ़ा होगा कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों है, क्योंकि फोर्स जो कि खुद एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट जो कि खुद एक वेक्टर है, दोनों का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा क्या आता है, स्केलर आता है, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। समझ में आया? क्या बात है, क्लियर है? ऐसे ऐसे फिजिक्स में कई स्केलर प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहां तो हमने वर्क के बारे में बात किया, जो कि आप क्लास 9 10 में पढ़ के आए हैं, इसलिए ये चीज। जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स करके आप पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे, तो जब आप क्लास 12 में पढ़ेंगे वो सब चीजों का इस्तेमाल होगा, तब हम वहां पे बात करेंगे। लेकिन ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि कोई दो वेक्टर है और उसके बीच में अगर डॉट लगा रहे हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट अगर कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, हमेशा स्केलर आएगा। क्लियर है कि नहीं है? और इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, फिर टेंशन ही नहीं है। टेंशन किस में होगा बोलो तो, इसके बाद जो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर आएगा, और साला कोई वेक्टर आता है ना तो उसका डायरेक्शन निकालना पड़ता है, फिर वहां झमेला है। तो ये आसान था, आज हम इसीलिए इस चीज को पहले पढ़ लिए ताकि आपको भेजा में थोड़ा बहुत पहले से पंचो हो जाए। क्लियर है कि नहीं? चलिए कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे हम। अब हम जो सीखे हैं इसमें क्वेश्चंस में अप्लाई करके हम देखते हैं कि हमारा जो नॉलेज अभी तक है उससे ये सवाल बन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बोर्ड्स में इस टाइप के सवाल कॉमन है, आराम से आएंगे। ठीक है कि नहीं? और जहां तक बात है जेईई नीट का, तो ये बेसिक है। अगर आप इन सवाल को नहीं बना पाइएगा तो इसके जो आगे आने वाले एडवांस लेवल के सवाल है वो आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल पे लगाते हैं हमारा नॉलेज। क्या है कि एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, एंड बी वेक्टर दिया हुआ है 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, आर टू वेक्टर्स। द एंगल बिटवीन देम, इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पूछा है आपसे। क्लियर है कि नहीं? तो साफ सुथरा बात है, हमने जो पढ़ा उसका अप्लाई करके देखते हैं। हमने पढ़ा कि सर ए डॉट बी वेक्टर
कैसे निकाला जाए? यस और नो, बोलिए हाँ कि ना। ए डॉट बी वेक्टर क्या होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा, और ये थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल ही तो है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो आप यहां से कॉस थीटा निकाल लीजिए, थीटा निकल जाएगा अपने आप। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ जरा ना सर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यस और नो? तो इसका मतलब यह है कि आपको ए डॉट बी निकालने आना चाहिए अगर कंपोनेंट्स दिए हुए। तो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आपने सीखा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं ना। देखिएगा आई के पहले जो है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पे दिख रहा है 2, यहां पे दिख रहा है 4, 4 2 जा क्या होता है 8, बात खत्म। प्लस, क्लियर है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा यहां पे है 2 और यहां पे है 4, फिर से 4 2 जा 8, क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली यहां पे देखिए आप, यहां पे है 4 और यहां पे है -4, ध्यान दीजिएगा 4 नहीं, क्या है वहां पे -4। तो क्या हो जाएगा यहां पे 4 4 जा 16, दैट इज -16 बच्चा, क्लियर है कि नहीं है? तो देखिए 8 + 8 दैट इज 16 और -16 कितना आ जा रहा है 0, बात खत्म हो गया। ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ा ही नहीं। अगर निकालना पड़ता तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते बताओ जरा सर। यहां पे देखते हैं कि 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 4 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 4 का स्क्वायर कर देते हैं, जो रिजल्ट आता वो ए का मैग्नीट्यूड होता है। और बी निकालना हो तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीजें, पहले पढ़ चुके हैं। इसका निकालना रहता है क्या होता है ना, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये निकालते जो भी रिजल्ट आता ये बी का मैग्नीट्यूड होता है। बट अभी हमें जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी क्या आ चुका है 0 आ चुका है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या आ जाएगा 0 और नीचे क्या है ए बी, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 0। अरे cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू कितना हो 90 डिग्री हो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, तभी तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0। थोड़ा देर पहले ही समझाए थे, जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है आंसर में 0 आता है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या सवाल है। इफ टू वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड -4i कैप माइनस 6j कैप माइनस लैम्डा k कैप आर पैरेलल टू ईच अदर, दो वेक्टर दिया हुआ दोनों क्या है आपस में पैरेलल है, तो देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा बी, यहां जो लैम्डा दिया हुआ है इस लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आसानी से बन सकता है। मान के चलिए दो वेक्टर है, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, और ये दोनों पैरेलल है। क्लियर है? ये दो वेक्टर्स पैरेलल है। तो जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, तो जैसे कि ए वेक्टर क्या दिया हुआ है देख लीजिए आप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और ये बी वेक्टर इसको मान लीजिए आप क्या दिया हुआ है -4i कैप माइनस 6j कैप और माइनस लैम्डा k कैप। सुनो ध्यान से, दो वेक्टर्स पैरेलल तब होते हैं जब दोनों वेक्टर्स के x का कोफिशिएंट सेम हो, सॉरी x का कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट का रेशियो और z के कोफिशिएंट का रेशियो क्या रहे, सेम रहे। बोलने का मतलब क्या हो, जब आप लिख सकते हैं ax बाय bx बराबर हो ay बाय by के, और ये भी बराबर हो किसका az बाय bz का। मतलब समझ में आ रहा है, ए वेक्टर का x कंपोनेंट ये है और बी वेक्टर का x कंपोनेंट आपको दिख रहा है यहां पे ये लिखे हैं, दोनों का रेशियो बराबर होगा इनके y कंपोनेंट्स का और इनके z कंपोनेंट्स का। सारे रेशियोज बराबर होंगे तभी दो वेक्टर्स क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं। ये बात को आप नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। और ये जो प्रॉब्लम्स जा रहे हैं ये नोट्स के प्रॉब्लम्स जा रहे हैं आपके, ये आप प्रॉब्लम कॉपी में आप नहीं बनाएंगे, जो प्रॉब्लम कॉपी बनाए आप उस पर नहीं बनाएंगे, ये आपका नोट्स का जा रहा है। मतलब जो हम यहाँ पे छान के प्रॉब्लम्स, जो भी थ्योरेटिकल क्लास में न्यूमेरिकल्स होगा उसको आप कभी भी प्रॉब्लम वाला में नहीं लिखिएगा, वो आपका प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, इससे आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है। क्लियर है कि नहीं है? तो कुछ कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन के थ्रू भी सीखेंगे। क्लियर है? तो चलिए पुट करते हैं, देखिएगा इसका x का कंपोनेंट क्या है, ए वेक्टर का x का कंपोनेंट 2 है और बी वेक्टर का x का कंपोनेंट क्या है -4 है। ये बराबर होना चाहिए किसका ना 3 डिवाइड बाय -6, ये किसके बराबर होना चाहिए ना -1 डिवाइड बाय माइनस लैम्डा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? सभी के कंपोनेंट्स को हमने साथ में लिख लिया। तो अब देखिएगा यहां रेशियो क्या आ रहा है,
क्या आ रहा है, -1/2 आएगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, -1/2 आ रहा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1/λ आएगा, लेकिन ये तो बराबर होना चाहिए। मतलब यहां से आप क्या समझ पा रहे हैं कि सर 1/λ का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, सर -1/2 आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो लैम्डा का वैल्यू क्या आना चाहिए, इसको रिवर्स कर दो तो इसको भी रिवर्स कर दो, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पे -2 आ जाना चाहिए। क्या -2 ऑप्शन में है, क्या -2 ऑप्शन में है, नहीं है। क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, कहां पर क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस लैम्डा के कैप है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती था, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लीजिएगा। यहाँ पे इसका मतलब ये प्लस दिया हुआ है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/λ जो आपको दिख रहा है ये -1/λ हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल नहीं होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यहाँ -1/λ बच रहा, मतलब -1/λ, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, इस वजह से ऑप्शन मिल नहीं रहा था। अभी आपको दिख रहा है क्या है, ऑप्शन 2 इज योर, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने यहां लिखा है, देखिएगा, इन दी अबव क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया इसी क्वेश्चन में, इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहां पे क्या दिया था, वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर यही दो वेक्टर क्या आ जाए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर आ जाए, तो क्या होगा लैम्डा का वैल्यू, ये पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, लेट दिस बी ए वेक्टर और ये आगे है ये बी वेक्टर है, और ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल है इन दोनों के बीच में। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, हमने थ्योरी में ये बात कवर किया है कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी, या स्केलर प्रोडक्ट होगा, जिसे आप क्या लिखते हैं ना सर, ए बी कॉस थीटा, और थीटा क्या होगा इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो आप कह सकते हैं सीधा सीधी 0, मतलब ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता है हमेशा जब दो वेक्टर्स आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो यहां ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, अरे इसको मान लो ए वेक्टर क्या है ये ना सर, 2i कैप है प्लस 3j कैप है और -k कैप है, डॉट बी वेक्टर क्या है ना, -4i कैप है, -6j कैप है और प्लस लैम्डा k कैप है। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? और डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं आपको पता है, आई के साथ सिर्फ आई को ही देखिएगा, जे के साथ जे को और के साथ के को। क्यों? क्योंकि आई डॉट जे या आई डॉट के करने जाइएगा तो क्या आ जाने वाला है, 0, ऑलरेडी कवर हो चुका है। समझ में आ रहा है? जे को जे के साथ ही करना, क्योंकि जे को अगर आई के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जे इंटू आई क्या हो जाएगा, जे डॉट आई 0 हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली जे डॉट के भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, i का कोफिशिएंट 2 दिख रहा है और i का कोफिशिएंट -4 दिख रहा है, तो 2 इंटू -4 दैट इज -8 हो जाएगा। यहां 3 दिख रहा है, यहां पे -6 दिख रहा है, 3 6 18, तो कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे क्या है, -1 इंटू लैम्डा क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहां से क्या निकल करके आ जा रहा है आपका, माइनस कितना आ रहा है यहाँ पे, 18 और 2 20, 20 और 6 26, -26 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, सो दैट लैम्डा इक्वल टू क्या निकल के आ जा रहा, -26। कितना आ रहा है, -26। तो ऑप्शन हम यहां पे लिखे नहीं थे, क्या आप समझ पाए हैं सवाल को? ऑप्शन हम लिखे नहीं थे। ऑप्शन अगर 26 कहीं पे -26 मिल जाएगा तो आप उसको करेक्ट कर देंगे। क्लियर है कि नहीं है? ऑप्शन हमने लिखा नहीं था। ठीक है, समझ में आ गया है? जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो, उनका दो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा या स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। उस हिसाब से इक्वेशन बना के सॉल्व कर दिया, लैम्डा का वैल्यू आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल आपको भले दिख रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिएगा। सवाल में क्या कह रहा है, देखिएगा, इफ ए वेक्टर इज समथिंग दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, देन द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर विल बी। ए वेक्टर का आपको क्या निकालना है, प्रोजेक्शन। किस पर निकालना है, बी वेक्टर पे। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, अरे प्रोजेक्शन क्या होता है ना, छाया होता है। क्या होता है, छाया। छाया मतलब समझते हो, शैडो। देखो मेरा पीछे मेरा शैडो आएगा ना, तो बस वही चीज पूछ रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए, माने ए का शैडो पूछ रहा है। किस पर शैडो, बी पर। तो मेरा शैडो किस पर आ रहा है, बोर्ड पर। उसी तरह जब ए लिखेंगे तो ए का शैडो बी पर कितना आएगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपका ए वेक्टर है, समझने का प्रयास कीजिए,
ये आपका ए वेक्टर है और ये मान के चलिए क्या है, बी वेक्टर है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो ए का शैडो बी पर कितना आएगा, देखो ध्यान से, यहां तक शैडो आएगा। कोई भी समझ सकता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही पूछ रहा आपसे, व्हाट इज दिस, ये पूछ रहा आपसे। क्लियर है कि नहीं? ध्यान दो, ए वेक्टर है ये, अगर बी वेक्टर के साथ ये एंगल बना रहा थीटा, तो ये कितना होगा, यहां से यहां तक कितना होगा, सिर्फ यहां से यहां तक। बच्चा ए का मैग्नीट्यूड अगर तुम्हें पता है, ए का मैग्नीट्यूड तुम्हें पता है क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम्हें अगर पता है, समथिंग कुछ भी है, निकालेंगे अभी थोड़ा देर बाद, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल ले। क्या मान ले यहां पे ए वेक्टर दिया हुआ है यार, ए वेक्टर दिया हुआ तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल, निकाल निकाल। ए वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल तू। देख यहां पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर, और प्लस -1 का स्क्वायर, कितना आ जा रहा है यहां से, देख यहां से कितना आ जा रहा है, 4 + 9, 4 + 9 + 1। क्लियर है कि नहीं? कितना आ जा रहा है यहां से, 14 आ जा रहा है, √14। क्लियर है कि नहीं? तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया ना, √14 आया। आपको बताया हुआ है, याद रखिएगा, अगर इसका प्रोजेक्शन निकालना है तो क्या करना होता है, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं? तो यहां से यहां तक अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे, ए कॉस थीटा। सुनो ध्यान से, अलग तरीका से समझते हैं, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। लेकिन थीटा तो दिया हुआ ही नहीं है, तो तू फंसेगा, प्रॉब्लम में फंसेगा। तो तू एक काम कर सकता है ना, डॉट प्रोडक्ट तुमने पढ़ा हुआ है सर, ए डॉट बी हमें पता होता है क्या होता है ना सर, ए बी कॉस थीटा। बोलो हाँ कि ना, पता होता है ना, ए बी कॉस थीटा। तो तुमको क्या निकालना है ना सर, यहां से यहां तक ये क्या है ना, ए कॉस थीटा है। क्या है, ए कॉस थीटा। कहां से कहां तक ना, सिर्फ यहां से यहां तक, ये है सिर्फ ए कॉस थीटा। बोलो हाँ कि ना, हमने बोला ना जिधर थीटा उधर कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं? तो ये ए का मैग्नीट्यूड आपने निकाला हुआ है, क्या है, 14, √14। तो ए का वैल्यू आपको पता हो गया है, क्या है, √14। कॉस थीटा के बारे में पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, देखो यहां से कैसे निकालेंगे हम। ध्यान दो, यहां पे ए कॉस थीटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर ए कॉस थीटा तुमको दिख रहा है तो बी को इधर लेके आ जाओ, तो क्या आ जाएगा यहां से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और नीचे क्या आ जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड, और यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ ए कॉस थीटा। और ये ए कॉस थीटा ही क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल टू, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, याद रखो यहां से फॉर्मूला बन गया है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय जिस प्रोजेक्शन निकालना है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे लिखना पड़ता है, ये मैग्नीट्यूड ही है। इस तरह से सिंपल भी लिखो या वेक्टर लिख के मोड लगाओ, एक ही बात है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो तुम्हारे लिए एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया यहां पर प्रोजेक्शन निकालने के लिए। सुन यार ध्यान से सुन, अगर यहां बोला जाता प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो क्या करता तू, यहां पे कुछ नहीं करना होता है, ए डॉट बी रहता और नीचे क्या कर देता, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तू कर देता, तो बी का निकल जाता, प्रोजेक्शन किस पर, ए पर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? बाकी समझाने का पूरा प्रयास किया गया है, एक्चुअली में इसका मतलब क्या है। तो आप यहां पे वैल्यू बैठा दीजिए, क्या आ जाएगा, ए डॉट बी। बच्चा ए डॉट बी क्या आ जाएगा, तो ए डॉट बी निकालना पड़ेगा आपको, यस और नो, समझ में आ रहा है? एक काम करो यहां से निकाल लो, क्या आ जाएगा, ए डॉट बी। सर ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, क्या करना होता है, आई के पहले जो है उसको मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ -1 दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा, -2। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, प्लस का है, 3 3 जा 9। फिर यहाँ पे देखो यार -1 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या हो जाएगा, -4। चेक कर लो, -4 -2 -6 हो गया, और 9 में से 6 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर ए डॉट बी की जगह हम 3 लिख रहे हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी चाहिए, यहां मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल के बैठा हुआ तू। क्लियर है कि नहीं? चल मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी निकाल ले, इसके नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा बताओ जरा फटाक से। यहां पे दिख रहा -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यहां पे 4 का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ये कितना हो गया भाई, 16, 17 और 3 कितना, एक काम करो 10 हो जा रहा है, कितना आ जा रहा है, 26, √26। तो यहाँ पे 3 डिवाइड बाय √26 आ रहा है। क्या तुमको समझ में आया आंसर? क्या आंसर आ रहा है, 3 डिवाइड बाय √26 ऑप्शन में है, 3 डिवाइड बाय √26, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो फिजिबिलिटी समझ में आया कि नहीं आया, इसका सिग्निफिकेंस क्या समझ में आया?
प्रोजेक्शन निकालने का मतलब समझ में आना चाहिए। निकालने तो बहुत आसान है, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दोगे ए डॉट बी बाय जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसका मोड निकालना होता है। क्लियर है कि नहीं? बाकी है क्या समझ में आ रहा है? ये क्या है, अगर ए का प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं तो दिस इज नथिंग बट ए कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं? और थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल। क्लियर है? समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम की तरफ आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अ बॉडी एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज displaced through a distance 10 meter in a direction making an angle 60 degree with the force। ये प्रॉपर वर्क एनर्जी का सवाल है, प्रॉपर वर्क एनर्जी का सवाल, लेकिन वेक्टर में बता रहे हैं कि अप्लाई कैसे होता है वेक्टर पे, ध्यान दीजिएगा। तो पूछ रहा है द वर्क डन बाय द फोर्स बी, तो वर्क डन कितना होगा? चलो ध्यान से समझना, ठीक है। मान ले ये एक सरफेस है, यहां पर एक बॉडी इस तरह से रखा हुआ है। क्लियर है कि नहीं? ये बॉडी इस तरह से रखा हुआ, क्लियर है? समझ में आ रहा है? इस पर तूने एक फोर्स लगाया इस तरह से, ऐसा क्यों लगा रहे हो? अभी समझ में आएगा। क्वेश्चन ने ये कहा है कि जिधर आप फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेस उधर नहीं हो रहा है, उससे 60 डिग्री एंगल बना के फोर्स 60 डिग्री एंगल बना करके डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब ये मान लो कि डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ये क्या है डायरेक्शन? डिस्प्लेसमेंट का। अरे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो रहा है, इधर डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन 60 डिग्री से ज्यादा फोर्स दिख रहा है नहीं आप भाई साहब, सुनो ध्यान से। 60 डिग्री, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा यहां तक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसका मतलब फोर्स ऐसे लगा हुआ है, मतलब कोई चीज को तू खींच रहा है। बोल हाँ। दो तरीके से फोर्स लगाया जा सकता है। फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है पुल, एक होता है पुश। यहां पे क्या हो रहा है? पुल हो रहा है। अभी पुश करके देखा ना, तो अगर यहां पे फोर्स लगाता तो ये जो एंगल तुमको दिख रहा है क्या 60 डिग्री दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यहां से हमें यह बात पता चल रहा है कि ये क्या है, कौन सा फोर्स है? पुल फोर्स है। वैसे डिटेल में हम उस चैप्टर में समझेंगे यार, पुल पुश यहां पे हमारा काम नहीं है, बट थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए कि 60 डिग्री लिखा हुआ है एंगल, तो अगर 60 डिग्री लगा हुआ एंगल तो क्या होना चाहिए? यहां पर कौन सा फोर्स लगा है? ऑब्वियसली पुल फोर्स, किसी चीज को आप खींच रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट, अरे ऐसे खींच रहे तो ऊपर नहीं जा रहा है, ये क्या हो रहा है? घसक के इधर आ रहा है। डिस्प्लेस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? छी नहीं समझ में आ रहा। कोई जमीन में पड़ा हुआ चीज है, रस्सी पकड़ करके उसको तुम खींच रहे हो, ऐसे इधर नहीं आकर के सरक गया इधर। ठेठ हिंदी में बोल रहे हैं और कैसे समझाएंगे? क्लियर है कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स तुम्हारा इधर लग रहा है। बोले क्लियर है कि नहीं? और आपसे क्या पूछा है? वर्क। क्या पूछा है? वर्क। सो वर्क इक्वल टू क्या होता है? एफ डॉट एस। ये एग्जाम्पल में हमने दिया था, याद कीजिएगा। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसे ही क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो आप निकाल लो यहां से। सो फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा आपको, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा आपको, और दोनों के बीच का एंगल दैट इज विथ कॉस थीटा चाहिए होगा आपको। फोर्स कितना लगा रहे हैं? तो फोर्स कितना लगा रहे हैं दिया हुआ है 50 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? तो यहां पे बोला जा रहा है 10 मीटर। और कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री लगा दो। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? यहां 500 हो गया कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री इज 1/2, तो 1/2 लगा दिया। यहां से कितना आ गया? 250। ये आपका 250 आ गया। वर्क पूछ रहा था इसलिए यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम यहाँ वर्क एनर्जी चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, चिंता मत कीजिए, वेक्टर में ही है। वेक्टर अप्लाई कैसे करते हैं इस चीज को हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक और वर्क एनर्जी का ही सवाल है, लेकिन वेक्टर कैसे अप्लाई होता है इस चीज को समझिए। कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन दिस टू दिस। एक पार्टिकल है, मान के चलिए यहां पर है, इसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है, कितना है ना? 3i कैप, 2j कैप और -6k कैप। मतलब कोऑर्डिनेट्स खाली निकाल लिया इससे, बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहां पर जा रहा है? 2, 14i कैप, 13j कैप, 9k कैप। मान लीजिए यहां से यहां पे जा रहा है, इसका कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए 14, 13 एंड 9। बोलिए क्लियर है कि नहीं? इस पोजीशन से इस पोजीशन में जा रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लो यहां पर। ठीक है भाई, ओके। ड्यू टू अ यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ, अच्छा ये पार्टिकल यहां से यहां क्यों जा रहा है? बोल रहा है इस पर एक फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? तो ये फोर्स दिया हुआ है यहां पे, एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू दिया हुआ है
4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप दैट मच ऑफ न्यूटन। गेटिंग माई पॉइंट? आपसे क्या पूछा जा रहा है? इफ डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स, मतलब जो भी दिया हुआ डाटा इसमें डिस्प्लेसमेंट में क्या है, मीटर्स में है, देन वर्क डन विल बी, वर्क डन इनमें से क्या होगा। तो हमें आपको यह बात जानकारी देते हुए बहुत खुशी का आनंद हो रहा है, खुशी का एहसास हो रहा है कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट एस होता है। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े। क्लियर है कि नहीं? तो फोर्स हमको दिख रहा है, फटाफट यहां पे चिपका देंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट कहां है? ये तो डिस्प्लेसमेंट दिया नहीं है, ये तो पोजीशन दिया है, ये तो पोजीशन दिया है, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। एंड हाउ द डिस्प्लेसमेंट्स आर फाउंड? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। दिस इज द फाइनल पोजीशन, सेकंड पोजीशन, दिस इज द इनिशियल वन। क्लियर है कि नहीं? तो फाइनल पोजीशन देखिए ध्यान से, क्या है यहां पर 14 है, यहां पर क्या है 3 है, माइनस कर दीजिए, 14 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 11 आई कैप। क्लियर है? 13 माइनस 2 दैट इज 11 जे कैप, एंड 9 माइनस माइनस 6, ध्यान दीजिएगा गलत हो जाएगा यहां पे 9 है, माइनस करेंगे किसको, माइनस 6 को, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां 9 प्लस 6 कितना हो जा रहा है यहां पर 15, तो यहां पर आ जा रहा है 15 के कैप। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यू आर फाइंडिंग। और फोर्स दिया हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फोर्स है आपका 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमें डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्प्लेसमेंट इधर निकाले हैं, 11i कैप प्लस 11j कैप प्लस 15k कैप। तो जो बच्चे एकदम स्टार्टिंग का वेक्टर पढ़ रहा होगा, स्टार्टिंग एकदम फर्स्ट लेवल से, जीरो लेवल से, तो हो सकता है उनको ये सवाल टफ लग रहा होगा। आई एक्सेप्ट इट, बट फेस इट। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज टफ है तो छोड़ देने से अच्छा है उसको फेस कीजिए। समझ में आ रहा है? आपका लेवल इससे जो है आगे ही बढ़ेगा, आप डिमोशन में नहीं जाइएगा, आप प्रमोशन में ही जाइएगा। क्लियर है कि नहीं? अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन से कुछ सीख के नहीं, कोई डाउट लेके भी जाता है, तो हम सोचेंगे कि बहुत अच्छा काम किया, हम कम से कम इतना सोचने पे तो मजबूर किए कि इस तरह से चीजें आ सकती है आपके सामने। क्लियर है कि नहीं? आगे बात करते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है? बस आई को आई के साथ ध्यान देना है। 4 इंटू 11 दैट इज 44 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 11 दैट इज 11 आ जाएगा, एंड 3 इंटू 15 मतलब 45 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब इसको ऐड कर दीजिए, काम बन जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां से क्या आ गया, 55 और 45 कितना आ जा रहा है, यहां पे देखिएगा 5 और 5 0 हो गया, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 100 जूल। तो देखिएगा 100 जूल ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7। फॉर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सम ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डिफरेंस, डिफरेंस भी क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज। देखो ध्यान से, बोला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसका, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का। बात समझ में आ रहा है? मतलब मान के चलो कि इधर क्या है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, और इधर क्या है, मान के चलो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। आपको पता है जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। यस और नो? तो आप लिख सकते हैं क्या, बाय क्वेश्चन, सीधा सीधी हम लिख रहे हैं बाय क्वेश्चन, सॉल्यूशन बना रहे हैं यहां से ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये जो है परपेंडिकुलर है किसका, ना ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का। इस वजह से इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा हमेशा क्या होगा, 0 होगा। लिख सकते हैं हम। क्लियर है कि नहीं? अब चलिए नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट जो है कॉम्यूटेटिव भी होता है, और साथ में एक और प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव है तो सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, माइनस है बीच में तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फिर क्या करेंगे, इसको डॉट करेंगे, फिर प्लस आ जाएगा ना, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, दैट इज बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं? ए वेक्टर और ए वेक्टर इसको हम क्या बोलते हैं,
याद करो, लास्ट क्लास में हमने ये बात पढ़ाया है। इसको बोलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट वेक्टर। क्या बोलते हैं? सेल्फ प्रोडक्ट वेक्टर। अगर आप सेल्फ को खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ प्रोडक्ट। तो सेल्फ प्रोडक्ट करने से क्या आंसर आता है? इन दोनों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है, सिंपल। आप क्या लिखेंगे? ए वेक्टर इंटू ए का मोड, फिर ए का मोड, ऐसे लिखेंगे। एक सॉल्व करके बता दे रहे हैं, देखो ध्यान से। ए का मोड लिखेंगे, फिर ए का मोड लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। ए और ए के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो a इंटू ए आएगा, मतलब ए स्क्वायर आएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं a डॉट ए हमेशा क्या होगा? ए स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या आप इस चीज को b डॉट ए को क्या a डॉट बी लिख सकते हैं? बोलेंगे यस सर। हमने लास्ट क्लास पढ़ा है, ये क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है। a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? फिर b डॉट बी, तो यहां पर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? ध्यान दीजिएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां से निकल के आ गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, सो दैट आप कह सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, सो दैट आप कह सकते हैं ए इक्वल टू बी। ए का मैग्नीट्यूड जो भी होगा, बी का मैग्नीट्यूड वही होगा। और आपसे सवाल में पूछा है द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड बी, तो रेशियो निकालने के लिए बोला है। तो रेशियो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा? ये भी, अरे यार ए जो है बी वही है, मतलब ये दोनों कट करके कितना आंसर आने वाला है? 1 आंसर आने वाला है। तो 1, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है? अ फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के, ब्रैकेट के अंदर में वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। के क्या है? यहां पे एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। एक पार्टिकल पे ए फोर्स लग रहा है जो किस पर मूव कर रहा है? एक्स वाई प्लेन पे मूव कर रहा है। कहां से स्टार्ट कर रहा है? लिख रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। द पार्टिकल इज टेकन along the positive x axis टू द पॉइंट a, 0। तो पहले कहां चलता है? ओरिजिन से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलता है। कहां तक चलता है? a, 0 तक चलता है। एंड देन पैरेलल टू द y एक्सिस, फिर पैरेलल टू द y एक्सिस चलना शुरू करता है। कहां से तक जाता है? a तक जाता है। ठीक है। द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स F ऑन द पार्टिकल इज, ऑप्शन दिया हुआ है और सवाल जो है IIT JEE 1998 का है। तो सवाल को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। यहां पे बोला क्या गया है? वर्क डन निकालने के लिए नहीं, बच्चे यहीं पर फंसते हैं। यहां पर वर्क डन निकालने के लिए बोला नहीं गया है, यहां पर टोटल वर्क डन निकालने के लिए बोला गया है। आप यहां पे फंसे हैं। क्लियर है कि नहीं? बस IIT JEE इसीलिए है ये। तो आप देखिए ध्यान से, यहां पर कि ये हमने XY प्लेन बना लिया। तो अपने XY प्लेन बना लिया, ये एक्स एक्सिस, ये Y एक्सिस। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट चलना शुरू कहां से करता है? ओरिजिन से। ओरिजिन से चलना शुरू करता है। ओरिजिन का हमने लिख दिया इस तरह से। ओरिजिन से किधर चलता है? पहले ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। कहां तक चलता है? तो ये बोल रहा है a, 0 तक चलता है। क्लियर है कि नहीं? फिर बोल रहा है पैरेलल टू y एक्सिस चलना शुरू करता है। और कहां तक चलता है? a, तक चलता है। तो किधर जाएगा? ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? अरे पॉजिटिव a लिखा है x के लिए, और y के लिए क्या लिखा है? पॉजिटिव a ही लिखा है। मतलब पॉजिटिव a मतलब ऊपर की तरफ चलेगा ना। ये चलना शुरू किया तो कहां पर चला? मान के चलिए यहां तक चला है, यहां तक चला है। इसका यहां पर कोऑर्डिनेट क्या है? a, बात समझ में आ रहा है? यहां पर y का वैल्यू कितना है? हम मान लिए हैं क्या है रे? ए है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां तक चला। तो पहला यहां से चलना यहां शुरू किया। तो मान लीजिए O से चला A तक पहले, फिर A से चला B तक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? तो बच्चा यहां से यहां तक चलने के लिए भी फोर्स लगा होगा, फिर यहां से यहां तक चलने के लिए भी फोर्स लगा होगा। ऑब्वियसली फोर्स लगा होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है टोटल वर्क कितना होगा। समझ में आ रहा है? तो आप एक काम कीजिए, यहां कितना वर्क है उसको निकालिए, फिर यहां कितना वर्क है उसको निकालिए, फिर ऐड कर दीजिए। बहुत बच्चे यहां कंफ्यूज क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा, कि वो सोचता है वर्क डन निकालने के लिए बोला है। तो वर्क डन मतलब क्या होता है? सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स दिख जाता है उसको यहां से, और डिस्प्लेसमेंट उसको कहां से दिखता है? यहां से दिखता है इनिशियल पॉइंट,
और ये दिखता है फाइनल पॉइंट, ये दो पॉइंट को मिला देता है, इस डिस्टेंस को निकाल देता है और फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आ जाता है। दैट इज नॉट टोटल वर्क डन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा होता ना, अगर कोई वेक्टर बंदा होता ना तो हम क्या करते ना, ये एक वेक्टर होता, ये एक वेक्टर होता और साला इसको हम क्या बना लेते, रिजल्टेंट वेक्टर बना लेते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा ना आप? ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर कौन सा क्या हो जाता है, इज इक्वल टू दिस वेक्टर। यही तो होता है ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन बच्चा वर्क डन इज नॉट अ वेक्टर। अगर ये वेक्टर होता तो हम यही काम करते, लेकिन ये काम नहीं कर सकते हो। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब यहां पर वर्क डन जितना है उसको अलग से निकालिएगा और यहां पर जितना वर्क डन है अलग से निकालिएगा, लास्ट में ऐड कर दीजिएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया हम। पहला बात तो आप टोटल वर्क डन बोला है और दूसरा बात वर्क डन वेक्टर नहीं है। अगर वेक्टर होता तो हम यहां इस तरह का दिमाग लगाते हैं, तो इस तरह का गलती मत कीजिएगा, IIT JEE का सवाल है। क्लियर है कि नहीं है? ध्यान दीजिएगा। तो पहला टर्म का बात करते हैं, कहां से कहां चल रहा है ना, O से A तक का चल रहा है, इसके बारे में सिर्फ बात करेंगे आप। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां बच्चा डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए आप, कितना है यहां डिस्प्लेसमेंट, कितना है जरा बताओ फटाक से, मतलब जरा बताओ। देखो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्या दिख रहा है सर ना, AI कैप, बस AI कैप, फिर क्या करेंगे प्लस 0 माइनस 0 J कैप, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट आपको क्या दिख रहा है, AI कैप ओनली। क्लियर है कि नहीं? चलिए फोर्स देखिएगा, तो फोर्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहां पे, ये इक्वेशन दिया हुआ है, माइनस के लिखा हुआ है यहां पे y I कैप और प्लस x, सॉरी हाँ उल्टा लिखा हुआ है, ध्यान से रखिएगा। जनरली दिमाग में क्या आता है, x I कैप और y J कैप। तो JEE एडवांस का ना सवाल है, थोड़ा तो दिमाग तेरा खराब करेगा ही, तो दिमाग खराब करने के लिए कुछ दिया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप यहां पर आप एक काम कीजिएगा, x का क्या वैल्यू आया और y का क्या वैल्यू आया, इस चीज को देखना है आपको। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? तो बताओ जरा, x का क्या वैल्यू लिखे हम यहां पे, क्या लिखेंगे x का वैल्यू, क्या लिखेंगे a, और y का क्या वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे 0। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? y में गया ही नहीं है, ऊपर की तरफ जाएगा तब ना, या नीचे की तरफ जाएगा तब ना y होगा। तो यहां पे फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, k, तो रहने दीजिए, ये पूरा खत्म खेला। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? y का वैल्यू 0 हो गया, तो क्या बच रहा है यहां पे, ओनली A J कैप। बोलिए क्लियर है, बोलिए क्लियर है? तो ये फोर्स निकल गया, ये डिस्प्लेसमेंट निकल गया, तो वर्क नहीं निकल जाएगा यार। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाता है ना सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का, यहां से फोर्स आपको मिल जा रहा है क्या है, माइनस के A J कैप डॉट 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 क्या है, A I कैप। बच्चा ध्यान दो, यहां J है और यहां I है, I डॉट J या J डॉट I 0 होता है, तो गया, वर्क कुछ भी नहीं हुआ है यहां पे। समझ में आ रहा है? वैसे भी आपको दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे फोर्स किधर लग रहा है, J कैप की तरफ, किधर J कैप की तरफ, फोर्स किधर लग रहा है J कैप मतलब Y एक्सिस की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। दो वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है तो वर्क डन 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दो वेक्टर हमेशा अगर कभी भी परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। आपको दिख रहा है यहाँ पे फोर्स में क्या है, J है जो कि ऊपर की तरफ होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, I है, तो उधर होगा। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है, 0। समझ में आ रहा है? सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होता है। आगे बात करते हैं। ये तो बात रहा किसका, कौन सा टर्म का ना, O से A तक का। अब हम बात करेंगे A से B तक का। अब हम चलेंगे कहां से कहां तक, A से B तक का। तो चलिए यहां पे डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चा, ध्यान दीजिएगा, कहां से, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट क्या है, A है, इनिशियल पॉइंट भी क्या है, A है, A माइनस A इज 0, दैट इज 0 I कैप, तो लिखने का जरूरत नहीं। सिमिलरली यहां पर क्या है, बोलो A माइनस 0, तो क्या हो जाएगा, A माइनस 0 क्या हो जाएगा A, और क्या हो जाएगा यहां पे J कैप। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है सर, Y एक्सिस, पॉजिटिव Y एक्सिस की तरफ। ओके, डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। अब आप फोर्स लिखिएगा। सो फोर्स इज हाउ मच सर, माइनस के। अब यहां पे ध्यान देना है, आपको यहां लिखा हुआ है क्या, माइनस के Y I कैप। Y का वैल्यू क्या है यहां पर, Y का वैल्यू क्या है यहां पर, A है, तो क्या लिखेंगे A I कैप
प्लस क्या लिखा हुआ यहां पे एक्स जे कैप, एक्स क्या है यहां पर, एक्स भी क्या है, ए ही है, जीरो मत बैठा देना भाई, ए जे कैप। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये रहा फोर्स जो कि एक्स की तरफ भी है वाई की तरफ भी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सिर्फ y के तरफ है, तो जीरो तो आंसर नहीं आने वाला है। जो भी आएगा हम चेक करेंगे यहां पर। तो हम चेक करने जा रहे हैं, वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू हो जाएगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज हाउ मच, माइनस के ए आई कैप, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस के ए जे कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं हम किसके साथ, ना ए जे के साथ। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है बच्चा। ध्यान दो, अगर आई के साथ प्रोडक्ट करोगे जे का तो जीरो आने वाला है, छोड़ दो इसको, तो सिर्फ जे के साथ प्रोडक्ट करके आंसर कर दो। क्या दिख रहा है यहां पे, ना सर दिख रहा है यहां पर सर माइनस के, तो माइनस के लिख दे रहे हैं, ए इंटू ए तो ए स्क्वायर दिख रहा है सर, जे डॉट जे 1 होता है सर, छोड़ दिए, आंसर क्या दिख रहा है आपको, माइनस के ए स्क्वायर। तो यहां से यहां तक जाने में कितना वर्क हुआ है, माइनस के ए स्क्वायर। आपको टोटल वर्क पूछा था यार, टोटल वर्क का मतलब होता है यहां से यहां गया कितना वर्क किया, कितना वर्क किया है, यहां पर 0 वर्क किया है, और यहां से यहां तक गया है कितना वर्क किया है, माइनस के ए स्क्वायर है, दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा, यही आंसर आएगा ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। सो हम क्या लिखेंगे यहां पे, दैट सो टोटल वर्क इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के ए स्क्वायर। जीरो इसमें ऐड किए हैं, आपको भले नहीं दिख रहा होगा, हम किए हैं, अंदर से बोल रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के ए स्क्वायर। ऑप्शन देख लीजिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो लास्ट तक हमने बोला था जैसे कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बहुत लो ग्रेड का क्वेश्चन से शुरुआत किए, और ये 8 नंबर क्वेश्चन आते आते हमने आईडीजेई का सवाल भी सॉल्व किया है। और बेसिकली अगर हम इस बात को कहें तो ये सवाल जो है वर्क एनर्जी का था, लेकिन वेक्टर अप्लाई कैसे करते हैं हमने इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। इस वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप एक काम कीजिएगा, सेकंड टाइम जब देखिएगा इस वीडियो को तो 2x स्पीड में देखिएगा, या आपको अगर कोई चीज समझ में आ चुका है ऑलरेडी तो टाइम वेस्ट वहां पर मत कीजिएगा। कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। थ्योरी में ही फंस के रह जाइएगा तो फिर आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो होगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। मिलते हैं उस वीडियो में। थैंक यू सो मच।